केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पांडिचेरी में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। केरल में भी 140 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार चुनाव से सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। संसद ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत संसद से लेकर विधानसभा और पंचायतों तक महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने का वादा है। लेकिन आइए जमीन पर इसकी हकीकत देखते हैं। क्या केरल जैसे सबसे शिक्षित और प्रगतिशील राज्य में भी महिलाओं को राजनीति में बराबरी नहीं मिल रही? केरल के चुनावी मैदान की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। वहीं अन्य राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां के हाल भी कुछ खास नहीं है और उस तस्वीर की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतुसेन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक यूं ही मिलती रहे। इस मुद्दे पर आगे बढ़े उसके पहले शुरुआत आंकड़ों से। केरल में 1,39,00,000 से ज्यादा महिला वोटर्स है और मेल वोटर्स 1,32,00,000, यानी महिला वोटर्स बहुमत में है। लेकिन इस चुनाव में महिला उम्मीदवार 10% से भी कम है। लैंगिक समानता और लिटरेसी और विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो केरल देश के शीर्ष राज्यों में है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो कुछ राज्यों को छोड़कर यहाँ भी वैसी ही स्थिति दिखाई देती है और यहाँ भी राजनीतिक दलों का रवैया वैसे ही है। राजनीतिक मुकाबले की बात करें तो एक तरफ है LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो फिर से सत्ता में लौटना चाहता है, जिसमें CPIM और CPI जैसे वामपंथी दल शामिल हैं। दूसरी तरफ UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है और जो 10 साल बाद वापसी की कोशिश में है, और इसमें IUML जैसे सहयोगी दल हैं। वहीं तीसरा मोर्चा है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केरल की 140 सीटों पर 457 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 54 महिलाएं हैं, यानी 10% से भी कम। अब सबसे अहम सवाल कि किसने कितनी महिलाओं को टिकट दिया। सबसे पहले बात LDF की। LDF ने कुल 18 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें CPIM की 12, CPI की 5 और केरल कांग्रेस M की 1 महिला उम्मीदवार शामिल है। अब बात UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की। UDF ने कुल 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें कांग्रेस की 9, IUML की 2 है, जो इतिहास में पहली बार है, और RMP की 1 महिला उम्मीदवार इन्होंने उतारा है। वहीं NDA की बात करें तो इस गठबंधन ने महिलाओं को अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा टिकट दिया है। बीजेपी ने अकेले 14 महिला उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीय मिलाकर करीब 12 अन्य महिलाएं मैदान में हैं। केरल में महिलाओं की टिकट की बात जब हो रही है तो KK शैलजा के बिना ये बात अधूरी है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने खास पहचान बनाई। खासकर निपा वायरस और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम को पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें केरल की कोरोना फाइटर के रूप में भी जाना गया और उनकी कार्यशैली को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मॉडल के तौर पर देखा गया। इस बार भी LDF ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बावजूद जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो महिलाओं की संख्या सीमित ही रहती है, जो एक तरफ की विडंबना को दिखाती है। जहां एक तरफ महिला नेता अपने काम से वैश्विक पहचान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने प्रगतिशील और शिक्षित राज्य होने के बावजूद आज तक केरल में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, महिलाओं को सीमित ही मौके दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं को अभी भी राजनीति में बराबरी का मौका नहीं मिल रहा? बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने 92 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 9 महिलाएं हैं और यही बात अब पार्टी के अंदर विवाद की वजह बन गई है और इस पर प्रतिक्रिया मिलने भी शुरू हो गई हैं और खुद पार्टी से ही आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस पर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पर राहुल गांधी से दखल देने की मांग की है। वहीं सांसद शशि थरूर ने भी साफ कहा कि महिलाओं को इतनी कम हिस्सेदारी मिलना सही नहीं है। वह लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के समर्थन में रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि पार्टी ने शायद उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी हो जिनकी जीत की संभावना ज्यादा मानी गई। लेकिन उन्होंने अफसोस जताते हुए ये कहा कि जब महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा हैं, तब उन्हें सिर्फ 9.8% सीटें मिलना बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर उठ रहे ये सवाल पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल हाईकमान की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है।
इसका दूसरा पहलू देखें तो कांग्रेस पार्टी में कम से कम आवाज तो उठी, जबकि अन्य पार्टी के नेता तो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीरें और भी चिंता बढ़ाने वाली है। पिछली विधानसभा में केरल में सिर्फ 12 महिलाएं विधायक थी, वहीं 2016 से 2021 की विधानसभा में तो यह संख्या सिर्फ 8 थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1957 में पहली केरल विधानसभा बनने के बाद से आज तक महिलाओं की भागीदारी कभी भी 10% से ऊपर नहीं गई है। अब एक दिलचस्प बात, स्थानीय निकायों में यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है और वहाँ उनकी भागीदारी अच्छी है, लेकिन चिंता तब बढ़ने लगती है जब सत्ता का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या घटती चली जाती है। और यही हाल तो देश का है। 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपनी 291 उम्मीदवारों की सूची में 52 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 18% है। असम में बीजेपी ने 2021 में 7 के मुकाबले इस बार सिर्फ 6 को टिकट दिया है। तमिलनाडु में फिल्मों से राजनीति में आए सीमन की क्षेत्रीय पार्टी, जिनका नाम है तमिलर काची यानी एनकेटी, ने राज्य की 234 सीटों में से 50% यानी 117 सीटें महिलाओं को दी है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके की पूरी सूची अभी नहीं आई है, लेकिन पिछली बार 2021 के चुनाव में उसने सिर्फ 12 महिलाओं को टिकट दिए थे। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां अभी उम्मीदवारों की पूरी सूची नहीं आई है, लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे लगता नहीं कि महिलाओं की कोई बेहतर स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर देश भर में विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों का औसत 10% के आसपास रहता है। केरल के एनालिटिक्स पर गौर करें तो केरल को देश का सबसे प्रगतिशील और शिक्षित राज्य माना जाता है, जहां महिलाओं की स्थिति कई मायनों में मजबूत दिखती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। लिंगानुपात 1084 है, जो देश में सबसे बेहतर माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं काफी आगे हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक हिस्सेदारी की आती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। 140 सीटों वाली विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी कभी भी 10% के पार नहीं पहुंची और मौजूदा चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या सीमित ही है। यही विरोधाभास केरल की राजनीति में महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या पार्टियां महिलाओं को जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मानती? क्या राजनीति अब भी पुरुषों के कंट्रोल में है, या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? महिलाओं को केवल वोट बैंक समझने वाले दल योजनाएं तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें टिकट देने के समय अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। बहरहाल केरल चुनाव 2026 सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा टेस्ट भी है कि क्या देश का सबसे शिक्षित राज्य महिलाओं को राजनीति में बराबरी दे पाएगा, या अन्य राज्यों के लिए कई क्षेत्रों में मिसाल बनने वाला ये राज्य अब वाकई आरक्षण विधेयक आने के इंतजार में बैठा है। क्या कोई अन्य राज्य मिसाल बन पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।